मैं इस वक्त मंडल कारागार बांदा के हाईवे पर खड़ा हूं, जहां आज सुबह तड़के यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा से लखनऊ सीबीआई अदालत ले जाया गया। हालांकि दोपहर 3:30 बजे मुख्तार अंसारी की पेशी हुई और उस पेशी में शत्रु संपत्ति को लेकर के मुख्तार अंसारी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो पिछले वर्ष ही पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा के मंडल कारागार में मुख्तार अंसारी को लाया गया था। वहीं मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जैसा कि आज सीबीआई की अदालत ने मुख्तार अंसारी को अगली पेशी 19 अप्रैल बताई है, तो वहीं मुख्तार अंसारी के दिल की धड़कनें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी अभिनंदन ने दावा किया है कि उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लखनऊ से वापस देर शाम इसी बांदा मंडल कारागार में लाया गया। अब देखना यह है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलों का जो अंत है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक कम कर पाते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। केंद्र सरकार की 32 परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पे है। वजह साफ है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको सबसे अधिक करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात करें या फिर स्वच्छ मिशन के तहत शौचालय बनवाने की बात करें या फिर कोरोना काल में जांचों की बात करें या फिर कोरोना के टीकाकरण की बात करें, इन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पे है। साथ ही साथ इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास, जन धन योजना और लगातार उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं उसके तहत सबसे अधिक काम करने वाला राज्य केवल और केवल उत्तर प्रदेश बना है और ये स्थान उत्तर प्रदेश ने प्रथम पाया है। कैमरामैन संजय के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल की पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई हैं। लगातार जिस तरीके से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार वो तैयारियां करती दिखाई दे रही। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव की तारीखों पर चर्चा की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पर जमकर निशाना भी साधा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा की, साथ ही साथ पसमानदा समाज को लेकर के भी बड़ी बात कही, क्योंकि पहली बार है जिस तरीके से मायावती ने पसमानदा समाज को लेकर के सामने आई हैं। हालांकि मायावती ने ये भी कहा कि निकाय चुनाव जो चुनाव होंगे इस बार वो निष्पक्षता से कराया जाए, साथ ही साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम मशीन से चुनाव ना कराया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि मायावती ने जिस तरीके से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पर निशाना साधा है। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि प्रयागराज से बहुजन समाज पार्टी किसको टिकट देगी, तो उन चीज़ों को भी लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि अतीक अहमद की पत्नी या अतीक अहमद के परिवार के किसी भी सदस्य को इस नगर निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। तो कई चीज़ें आज मायावती ने साफ कर दी है। निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी अब कहीं ना कहीं तेज हो गई हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी से इस बार के निकाय चुनाव में कौन कौन से कैंडिडेट किस किस ज़िले से खड़े होते हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो 17 मेयर की सीटें हैं। तो इन 17 की मेयर की सीटों पे ये देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के कौन से प्रत्याशी खड़े होते हैं और उनकी जो लिस्ट है वो कब तक की जारी की जाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को लेकर लगातार केंद्र सरकार सजग है और केंद्र सरकार ने
हाल ही में एक बैठक बुलाई थी तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और स्वास्थ्य सचिवों के साथ, और वहाँ पे तय किया गया था कि तमाम राज्य और जिले वाइज तमाम अस्पतालों का मुआयना किया जाएगा। इस वक्त मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल पे हूँ और यहाँ पे खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवी हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं। वो एक तरह से जो मॉक ड्रिल है उसका जायज़ा ले रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो कोविड जांच की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है, किस तरह से होगा, क्योंकि लगातार केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लगातार जो भारत सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है कि तमाम जो स्क्रीनिंग है वो उसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जितने भी मामले निकल के आ रहे हैं उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। और लगातार तमाम राज्यों में और ख़ास करके तमाम उन क्षेत्रों में जहाँ पर रेड अलर्ट है वहाँ पे जांच की जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसी तरह आपने देखा कि किस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवी ने भी आज दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल का भी जायजा लिया है। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़। क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आज उद्घाटन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने किया। आज के इस कॉन्क्लेव का पूरा सार ये था कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं लगातार, जब अक्टूबर में बाढ़ आ रही है और जुलाई में सूखा, आखिर कुछ न कुछ तो है। इन सारे मुद्दों पर एक कॉन्क्लेव 2 दिवसीय रखा गया है जिसका शुभारंभ आज हुआ। इस कॉन्क्लेव के तहत ये बताने की कोशिश है कि कैसे पर्यावरण को नुकसान हम ही पहुंचा रहे हैं और हमारे इस मानव जनित जो नुकसान है एक तरह से क्लाइमेट का, उसको कैसे रोका जाए और कैसे क्लाइमेट को उस रूप में ले जाया जाए जब यह कहा जा सकता हो कि 15 जून तक बारिश के आसार हैं या जुलाई में बारिश होगी। अब वो स्थिति ना आए कि जब अक्टूबर में बाढ़ आए और जुलाई अगस्त में सूखा पड़े। इन सारे मुद्दों पर यह कॉन्क्लेव रखा गया है जहां पर दुनिया देश के तमाम पर्यावरणविद आकर इस बात का चिंतन करेंगे कि कैसे क्लाइमेट को चेंज होने से बचाया जाए, कैसे क्लाइमेट को मूल रूप में रखने की कवायद की जाए और जिससे कि लोग एक तरह से क्लाइमेट केवल चेंज को बचाने नहीं, मतलब क्लाइमेटिक जस्टिस की भी बात जिस तरह से उन्होंने कहा केंद्रीय वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने, कि कैसे गांव के दूर दूराज लोगों तक को हम लोग ये समझा सकें कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या किया जाए। वहीं टाइगर रिजर्व पे भी तमाम तरह की बातें हुई और टाइगर रिजर्व को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कभी 2 टाइगर रिजर्व हुआ करती थी, आज हमारे यहाँ 3 टाइगर रिजर्व पार्क हो चुके हैं। जहाँ कभी टाइगर की संख्या 646 थी, आज तकरीबन 1012 हो चुकी है। तो कुल मिलाकर चाहे फॉरेस्ट की बात हो, चाहे टाइगर रिजर्व पार्क की बात हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वन के संरक्षण की बात हो, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, कहीं ना कहीं हमको उतरना पड़ेगा और इस क्लाइमेट को मानव सभ्यता के लिए, क्लाइमेट के लिए जो हमें कार्य करने पड़े हैं, जो हमारी ड्यूटी है, उसको निभाना पड़ेगा। कैमरामैन संदीप पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। माफिया अतीक अहमद के घर पे जिस तरह उनके नौकरों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनके नौकरों ने बताया कि माफिया अतीक अहमद के जो पुराना घर है, जहाँ पे कि उनके मकान टूटा हुआ है और उसी टूटे हुए मकान में एक कमरा है अभी भी, जिसमें एक बैग में कुछ सामान रखा हुआ है। जब पुलिस की निशानदेही पे वहाँ पुलिस पहुँचती है और उस बैग को खंगालती है तो उस बैग में एक रजिस्टर मिलता है और एक आईफोन मिलता है और असद का फर्जी आधार कार्ड मिलता है, जिसको लेकर जब उस रजिस्टर को खंगाला जाता है तो पाया जाता है कि उसमें कई सफ़ेद पोश नेताओं के नाम लिखे हुए हैं जिनको कि पैसा दिया गया था, शूटरों के नाम लिखे हुए हैं जिनको पैसा दिया गया था, कई बिल्डरों के नाम हैं जिनको पैसा दिया गया था। उसी क्रम में जब खंगाला गया तो पाया गया बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर को भी 15 लाख रुपए दिए गए थे, जो कि उस रजिस्टर में अंकित है। उसके साथ ही साथ कई और बीएसपी के नेता हैं जिनको पैसा दिया गया था। साथ ही साथ पार्टी फंड में भी अच्छी खासी रकम दी गई थी।
जिसको लेकर पुलिस ने अपना जांच का दायरा बढ़ा लिया है, जिससे कि लगता है कि उमेश पाल हत्याकांड के जस्ट पहले ही इन पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया था। कहीं ये उमेश पाल हत्याकांड से मिले हुए तो नहीं है सारी वारदातें, इसको पुलिस लेकर जांच करना चाह रही है। उसके साथ ही साथ सूत्रों को ये भी पता लगा है कि उमेश पाल हत्याकांड के पहले ही बीएसपी के कई नेता माफिया अतीक अहमद के घर पे आते थे, बाकायदा पार्टी होती थी, रणनीति डिसाइड होती थी। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो सारी चीज़ें थी ये पार्टी से लेकर ही थी, क्या शाइस्ता परवीन को टिकट दिलाने के लिए ही थी, या फिर इसमें कहीं कोई और एंगल है। इसको लेकर पुलिस ने मन बना लिया है कि अब जिनका भी नाम उस रजिस्टर में है, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनको पैसा दिया गया है, उनको बुलाकर अब पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि आपको ये पैसा मिला कि नहीं मिला, मिला तो क्यों मिला, और आपने इन पैसों का क्या किया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे खुलकर क्या चीज़ें सामने आती हैं। हालांकि पुलिस ने जांच में इस चीज़ों को शामिल कर लिया है और जल्दी पुलिस उन नेताओं को पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। मैनपुरी में एक मामला सामने आया जहां एक सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था, लंबे समय से कर रहा था, जिसका शिकार एक मैनपुरी की ही महिला भगवती देवी पत्नी भजन लाल निवासी नई बस्ती अग्रवाल कॉलोनी मैनपुरी, जो उसके ठगी का शिकार हुई। उसके 2 नाती थे जो नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे 2 लाख रुपए उन्होंने ऐंठ लिए थे जब नौकरी नहीं लगी, जिसकी शिकायत महिला जो पीड़ित थी उसने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार से इसकी लिखित कंप्लेंट की, जिस पर मैनपुरी पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए, जिस पर सर्विलांस टीम और मैनपुरी पुलिस को लगाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी जब पकड़ा गया तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया जो सतीश नाम का युवक था वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था और अपने आप को कहीं सीबीआई अधिकारी बताता था, कहीं वो कोई अधिकारी बन जाता था, उसके पास फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए, कहीं वो आईटीओ बन जाता था तो कहीं कुछ और अधिकारी बन जाता था। इस तरीके से एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके कब्जे से मोबाइल बरामद किया है, 27,300 रुपये भी बरामद किए गए हैं। तमंचा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। इसकी जो लोग इसकी ठगी का शिकार हुए हैं उसमें राम गोपाल नाम का एक युवक है, उससे उसकी पत्नी के एसबीआई में नौकरी लगवाने के क्लर्क पद पर 3 लाख रुपए लिए थे, जबकि एक आरोपी और सतीश चंद्र नाम का एक युवक था जिसका पुत्र जो कि चतुर्थ श्रेणी में ब्लॉक में उसकी नौकरी लगवाने के नाम पर 1,90,000 रुपये की ठगी की थी। तो इस तरीके से ये युवक जो सीबीआई नकली अधिकारी बनकर घूम रहा था, इसके आईडी कार्ड ये पुलिस ने बरामद किए हैं, इस पर कार्रवाई की है, तो ये आरोपी पकड़ा गया। इस पर मुकदमा दर्ज किया है, तो पुलिस ने इस पर मुकदमा 238/23 धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 406 में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को पकड़कर इस पर कार्रवाई की है, लिखा पढ़ी कर इसको जेल भेजा जा रहा है। ये आरोपी सातिर किस्म का आरोपी था। इसके पास से सीबीआई का जो नकली जो आई कार्ड है वो भी पकड़ा गया, और इसके पास में जो आरटीओ बन जाता था उसका भी आई कार्ड नकली इसने पाया। ये अधिकारी बनकर लोगों पर रुआब झाड़ता था और लोगों को ठगता था, किसी कहीं नौकरी के लगवाने के नाम पर बैंक में, तो कहीं शिक्षा विभाग में, तो कहीं ब्लॉक में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ये युवक ठगी कर चुका था। ये जो सतीश चंद नाम का युवक है ये जनपद औरैया का रहने वाला है। पुलिस ने इसको पकड़कर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी करने वाली जो टीम है उसकी बुरी प्रशंसा की है। इसमें जो अहम भूमिका निभाने वाली टीम रही सर्विलांस टीम और मैनपुरी पुलिस की, इसमें बहुत बड़ी सफलता रही है, जो ऐसे आरोपी को पकड़ा है और उसने आरोपी ने जुर्म कबूल किया है। उचित लिखा पढ़ी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। ऐसे आरोपियों की आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी, और जो आम नागरिक हैं उनको भी सचेत किया है कि ऐसे लोगों से बचें, कहीं शंका हो तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें, और जिससे समय पर कार्रवाई उसके लोग ठगी का शिकार होने से बच सकें। मैनपुरी से कैमरामैन अजय शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी।
जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसानों को लेकर काफ़ी चिंतित है। उनकी सोच है हर किसान को पूरी तरीके से मदद मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुदरत की मार से किसान परेशान है। कहीं ओले की मार, कहीं बारिश की मार, कहीं आंधी की मार, अब बारी आ गई है शॉर्ट सर्किट से आग लगने की मार देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज उस समय हड़कंप मच गया चौबिया थाना क्षेत्र में, जहां 300 बीघा फसल में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि जब तक ग्रामीण और फायर ब्रिगेड पहुंचती पूरी तरीके से 300 बीघा गेहूँ जलकर हो गया राख। अब बताया जाता है वहाँ पर किसान परेशान है, रो रहा है और पूरी तरीके से हैरान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ऐसे किसानों को शासन या प्रशासन किस तरह की मदद करता है या नहीं। अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज़, इटावा। इस वक्त जिलाधिकारी के पद पर खड़ा हूँ, जहाँ कल देर शाम निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू की है और आचार संहिता लगते ही जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल एक्शन मोड पर दिखाई दी। तत्काल उन्होंने नगरपालिका के ईओ और अधिशासी अभियंता को दिशा निर्देशन दिए हैं कि जहाँ भी पूरे शहरों में होर्डिंग लगी हुई हैं उन होर्डिंगों को हटाया जाए। हालांकि देर शाम प्राइम न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब देखा तो वहां उनकी होल्डिंगें उतारी गई हैं। ये होल्डिंगें चाहे वो बीजेपी सरकार की हो या फिर कांग्रेस, सपा या बसपा की हो। तो हम कह सकते हैं कि यूपी की योगी सरकार ने जैसे ही नगर निकाय चुनाव का ऐलान करवाया उसके बाद सारी पार्टियां एक्शन मोड पर भी आ गई हैं। तो वहीं जिला प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और आज देर शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई जा रही है, जिसमें दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी अभिनंदन भाग लेंगे और पत्रकारों से वार्ता करेंगे। हालांकि अगर नगर निकाय की बात करें तो नगर निकाय का चुनाव बेहद ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराने का संकल्प दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी अभिनंदन ने ले रखा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। गैंगस्टर के आरोपी घनश्याम उर्फ अखिल को की पुलिस ने चल अचल संपत्ति को कुर्क किया। आरोपी पर मैनपुरी जनपद में गंभीर धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ये कार्रवाई की गई है और मैनपुरी पुलिस, बेबर पुलिस और क्षेत्राधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार की देखरेख में पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पर जाकर पहले नोटिस चस्पा किया गया था। उसके बाद में आरोपी की संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है, अपने कब्जे में लिया है। एक उसका आवासीय मकान है और 3 उसके आवासीय प्लॉट हैं और एक खेत है उसका जिस पर उपजाऊ फसल होती है। पुलिस ने सभी को कब्जा किया है उन पर। पुलिस ने जो आरोपी के द्वारा गलत तरीके से अपने क्राइम के माध्यम से जो संपत्ति को अर्जित किया था उसको जब्त किया है पुलिस ने और गैंगस्टर के आरोपी घनश्याम के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी पर काफ़ी वर्षों से काफ़ी मुकदमे दर्ज से और 17 मुकदमे दर्ज से जिन पर लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था, उस पर जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश किए गए कि जो आरोपी द्वारा गलत तरीके से जो संपत्ति अर्जित की है, क्राइम के माध्यम से की है, उस पर उसको जब्त किया जाए, तो जब्तीकरण के आदेश हुए। उसके बाद में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जो लगभग आरोपी की जो घनश्याम की जो पूरी ये संपत्ति थी, ये 90 लाख रुपए सरकारी कीमत बताई जा रही है, जिसको जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सभी अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई और उसको जब्त किया गया। तो मैनपुरी के लिए कहीं ना कहीं जो ऐसे माफिया हैं, क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, जो कि जनता के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होते हैं। जनता के लिए, जो आम जनता होती है, उसके लिए डर का माहौल ऐसे लोग बनाते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस, मैनपुरी पुलिस धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है और जेल भेज रही है या उनकी संपत्ति को कुर्क कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, ऐसे जो कि आम जनमानस को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे इन पर कार्रवाई की जा रही है। योगी शासन में पुलिस काफ़ी सक्रियता दिखा रही है और मैनपुरी पुलिस है जो काफ़ी सक्रिय है। कहीं पर जहां पुलिस का ढिलमुल रवैया दिखाया गया, तो वहीं कहीं पुलिस जिलाधिकारी द्वारा भी इस तरीके जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा इस तरीके के आदेश रहे हैं और उनका जब्तीकरण हुआ है। न्यायालय के आदेश पर ये पूरा
जो मामला है, जो जब्तीकरण का पूरा मामला है, न्यायालय के आदेश पर हुआ है और जो संपत्ति है जो 90 लाख रुपए की बताई जा रही है उसको प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है, उसको जब्त किया है और ये एक मैनपुरी में एक बड़ी कार्रवाई है। मैनपुरी से कैमरा मैन अजय शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए। मेरठ में लगातार कल 4 हत्याएं की गई। हत्या के बाद लगातार जो है यहाँ पर माहौल गर्म आता नजर आ रहा है। मेरठ के हसनापुर विधानसभा क्षेत्र के जो पड़ला गांव में एक युवक थी जिसका नाम जीसू था, उसकी हत्या कर दी गई थी। न्यूम गोली बरसाकर ताबड़तोड़ बाइक सवार बदमाशों ने उससे गोली मारी थी, जिसमें 6 गोली मारी थी और जिसमें ग्रामीणों ने उसका शव रखकर थाने के सामने हंगामा किया था, जाम लगाया था, कुछ डिमांड की थी। उसके बाद में रोहित सिंह साजवान जो मौके पर पहुंचे थे और उनकी कड़ी कार्रवाई के आश्वासन पर वो जाम खोला गया था। अब सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद उसका शव गाँव में लाया गया तो गाँव में अराजकता का माहौल हो गया। गांव में तोड़फोड़ की गई। आरोपी जो थे और आरोपी के घर पर तोड़फोड़ होने के बाद खेतों में जो है यहाँ पर साफ तौर से खेतों में आग लगाई गई। उसके बाद रोहित सिंह साजवान जो मेरठ एसएसपी फुल पुलिस फोर्स के मौके पहुंचे। आप तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर तोड़फोड़ आरोपी के घर पर जो रिश्तेदार है उन पे घर पर की जा रही है साफ तौर से। और ये तस्वीर आपको दिखा दें, डॉक्टर की दुकान है, क्लिनिक है, का नाम जो सताज खान बताया जा रहा है, उसके घर पर तोड़फोड़ की गई है और दुकान पूरा अपने तहस नहस कर दिया है। अब साफ तौर से रोहित सिंह साजवान का साफ कहना है कि जो आरोपी है उनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा। हालांकि 4 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। जो ग्राम प्रधान मौजूदा उसका नाम भी इसमें नामजद किया गया है। 6 लोग नामजद और 3 अज्ञात हैं। जिस तरीके से यहाँ पर माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है कि मामला शांत बना रहे, तो फिलहाल पुलिस पूरे गांव में फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है और मामला कंट्रोल में कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से आरोपी लगातार गांव से भागे हुए हैं उनको पुलिस कब तक पकड़ कर जेल भेजती है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 4 मई व दूसरा चरण 11 मई। हमीरपुर जनपद में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमीरपुर में 3 नगरपालिका व 4 नगर पंचायत सीटें हैं, जिसमें मतदान होना है। 124 वार्ड हैं, जिसमें 2 लाख प्लस वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 30 संवेदनशील, 20 अति संवेदनशील और 10 अति संवेदनशील प्लस बूथ माने गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अधिकारियों को तैनाती की गई है। हमीरपुर से लगे हुए बॉर्डरों पर चेकिंग चलेगी। वहीं जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कहा है किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हमीरपुर में जो दूसरे चरण में मतदान होना है यानी कि 11 मई से, तो उसके लिए 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 24 अप्रैल तक चलेगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने पूरी तैयारियां की गई हैं। बूथ बनाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की जो सूचना देने के लिए कि कोई भ्रामक खबरें ना फैलाए, किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पर अराजकता ना फैलाए, इसके लिए विशेष खबर रखी जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने मीडिया सेल को भी एक्टिव किया है और कहा है कि हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रखें ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होए। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। दिन दहाड़े सर्राफे की दुकान में हुई चोरी की वारदात सनसनी का कारण बनी हुई है। वहीं लोगों में चर्चा बनी हुई है कि किस तरह दिन दहाड़े सर्राफे की दुकान से चोरी की गई है। वहीं युवक चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं इस प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रही है। जैसे ही इसकी घटना की पूरी जानकारी सर्राफे को मिली और दुकानदार के ये देखकर उसके होश उड़ गए। हालांकि इस पूरे मामले पर पीलीभीत पुलिस का मानना है कि जिस प्रकार से तहरीर दी जाएगी उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अभी इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि आरोपी गिरफ्तार किया गया है या नहीं, जबकि इस कारनामे की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार इस प्रकार की वीडियो भी वायरल हो रही है। ये पूरी घटना पीलीभीत के थाना सेरामऊ क्षेत्र की बताई जा रही है। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। झांसी में चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाएं जैसे आम बात हो गई हो। झांसी में कहीं ना कहीं चोरी और लूट जैसी घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन चोरों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक घटना का खुलासा होता नहीं है। उसके बाद तुरंत ही दूसरी घटना बदमाश अंजाम दे देते हैं।
ताज़ा मामला झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर सूरज ढलते ही एक बंदूक लूटी गई तथा सूरज उगते ही एक महिला के साथ सोने की चैन लूटकर बदमाश भाग गए। पीड़ित महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पूरा मामला झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जैन कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय बिमला देवी ने बताया कि वह एक टाल के पास गली है, उस गली से गुजर रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश आए और उसके गले से सोने की चैन छीनकर भाग गए, जिसकी महिला द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए, लेकिन इस दौरान बदमाश मौके से भाग निकले। वहीं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 2 हुई लूट की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं अब प्रेमनगर थाना क्षेत्र के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पीड़ित महिला ने प्रेमनगर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। कैमरा पर्सन के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी।